हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। आज जो हम बात करेंगे वो बात हम करेंगे श्वसन पर, है ना, रेस्पिरेशन पर। हम पहले ही बता दें कि रेस्पिरेशन 4 टाइप का होता है ना, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन 4 टाइप इसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको आप बोल सकते हैं आंतरिक श्वसन, है ना। दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसी को हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। श्वसन क्या चीज़ है ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का परिवहन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोशिकीय श्वसन, यानी इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। ये 4 चीज़ हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, और दूसरा हम बात करेंगे इसी में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी बेसिकली क्या करेंगे कि हम एयर को क्या करेंगे, अंदर लेंगे, है ना, अंदर लेते हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो शरीर का जो डायफ्राम है वो क्या होता है, नीचे। आप सांस लीजिएगा तो पेट तर जो होता है, आप पेट देखिए, पेट थोड़ा सा क्या होता है नीचे की ओर दबता है। तो वो क्या होता है कि वो डायफ्राम नीचे आता है। डायफ्राम क्या होगा, नीचे आता है। डायफ्राम नीचे आएगा, या क्या होता है दूसरा आप देखेंगे कि जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है ना। या आप बोल सकते हैं कि जो बच्च गुहा है उसका जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। यानी क्या होता है कि आप सांस लीजिएगा तो आपका जो शरीर है, जो छाती है वो फूलेगा, है ना। और छाती को ही हम बोलते हैं बच्च गुहा, ये होता है ना। जब आप छोड़ते हैं तो जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। और उल्टा का क्या मतलब है कि जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, डायफ्राम क्या होगा, ऊपर जाएगा, है ना। और जो थोरेसिक कैविटी है वो भी क्या होगा, तो घटेगा नहीं। और ये बच्च गुहा का जो आयतन है वो भी क्या होगा, वो भी घट जाएगा, है ना। ये चीज़ें होता है इनहेलेशन में। लेकिन खैर ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मेन सवाल जो ये आता है कि जब हम अंदर लेते हैं तो हम क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, है ना। हम तो लेते हैं ना। हवा में क्या है, हवा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी गैसों का क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारा गैस है। जो बात हम कल भी कर रहे थे। इसमें जो ऑक्सीजन होता है लगभग 21% हम लेते हैं, वो अंदर जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। और जो नाइट्रोजन है लगभग 78.1% जो है वो क्या है, वो हम अंदर लेते हैं। लेकिन जब हम हवा छोड़ते हैं, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन हम बाहर छोड़ते हैं वो 16% बाहर छोड़ देते हैं। यानी ओनली हम 5% ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। 5% किस में यूज करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने में यूज करते हैं, है ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 3 से 4% हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, लगभग सेम टू सेम हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इतना बात है।
अब आपके दिमाग में आया होगा कि जो CO2 है वो क्या है, 0.03% हम अंदर लेते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो 3 से 4% तक छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा कैसे हमारे शरीर में, है ना? तो बढ़ा इस वजह से कि जब हम ग्लूकोज तोड़ते हैं तो क्या बनता है, CO2 और प्लस H2O और प्लस ATP, यही तो है। तो यहाँ से जो है, यानी जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है ना? तो वही वाला जो होता है वो बढ़ के कितना हो जाता है, 3 से 4% तक, है ना? तो ये है इंटरनल रेस्पिरेशन और ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी हवा जब अंदर लेते हैं, तो उसमें हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं 78.1%। और जब छोड़ते हैं तो हम 16% ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। पूरा ऑक्सीजन हम यूज नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 3 से 4% क्या होता है, हम बाहर निकाल देते हैं। और जो नाइट्रोजन, अगर सवाल इसी में आ जाए कि किसका हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो ये है नाइट्रोजन का, है ना? सेम टू सेम हम बाहर कर देते हैं। ये बात आपको पता चल गया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का, है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, है ना? यानी गैस का परिवहन कैसे कैसे होता है। दो ही गैस मेजरी हमें पढ़ना है, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचता है, कौन पहुंचाता है इसको, क्लियर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का परिवहन, पहला चीज। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? एक नंबर पर है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा लगभग 3% जो है ऑक्सीजन का। और ये प्लाज्मा आया कहाँ से? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में जो है वो दो चीज़ है, एक है प्लाज्मा, कितना, लगभग 55%, और प्लाज्मा में क्या है, लगभग 93% क्या है, पानी ही है। ये बात आपको पता ही है नहीं? और इसमें एक है ब्लड सेल, और ब्लड सेल में क्या था, RBC, WBC, और RBC में ही क्या था, हेमोग्लोबिन, यही है ना, प्लेटलेट्स। तो ये जो सारे बातें, यही बात आपको पता है। 3% प्लाज्मा द्वारा, है ना? और जो बाकी बच गया 97% वो करता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन, या आप बोल सकते हैं RBC करता है ना? RBC के द्वारा। और RBC में क्या है, होमोग्लोबिन, है ना? ये होता है। तो अब सवाल उठता है कि CO2 का परिवहन कौन करता है ना? यहीं पर हम बात कर लेंगे CO2 का। पहला सवाल कि CO2 का जो परिवहन करता है उसमें 7% प्लाज्मा करता है। दूसरी बात, 7% क्या करता है, प्लाज्मा, यही वो प्लाज्मा है, क्लियर है? उसके बाद 20 से 25% जो है वो करता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जिसका परिवहन करता है वो कौन सा है, वो CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और क्या है, ऑक्सीजन भी है ना? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हेमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट है, एक तो है हेमो और दूसरा है ग्लोबिन। हेमो या हीमो लिख सकते हैं आप,
हीमो में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है आयरन यानी लोहा, है ना। और ये परिवहन करता है, ये करता है ऑक्सीजन का। क्लियर है? यानी जो हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट है या हीमो वाला पार्ट है वो किसका परिवहन करता है? ये करता है किसका? ऑक्सीजन का। और ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये किसका परिवहन करता है? ये करता है CO2 का, है ना। या प्रोटीन आ सकता है या एमिनो एसिड आ सकता है, नहीं, क्योंकि प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में, है ना। तो ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है या ग्लोबिन वाला पार्ट है वो किसका परिवहन करता है? CO2 का परिवहन करता है। कितना? 20 से 25%। इतना बात तो आपको पता चल गया, है ना। यानी हम इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कि ये जो हेमोग्लोबिन है, यानी यही की बात करेंगे। ये जो हेमोग्लोबिन है और ये जो CO2 है, इससे क्या बनता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, है ना। या कहीं कहीं पर लिखा रहता है कार्ब हेमोग्लोबिन, है ना। यानी किसका निर्माण कर देता है ना? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यानी किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? तो आपको बताना है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन या कार्ब हेमोग्लोबिन में। क्लियर है? ये तो दूसरा बात है। अब जो बाकी बच गया है, तीसरा बात है ना, वो करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो बच गया है लगभग कितना? जो प्लाज्मा जो 70% बच गया है वो प्लाज्मा करता है ना। और प्लाज्मा में किस फॉर्म में करता है? वो करता है कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट। अब आपके दिमाग में आया होगा, जैसे CO2 है और प्लस H2O है तो क्या बनाएगा? आएगा H2CO3, है ना। और ये क्या है? ये कार्बोनेट है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर परिवहन जो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस फॉर्म में होता है तो आपको बताना है कार्बोनेट के फॉर्म में। कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या है? पानी, है ना। उसी फॉर्म में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का परिवहन और ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसलिए अगर ये भी सवाल आ जाए कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो हेमोग्लोबिन। और वो कौन सा पार्ट है? वो हीम वाला पार्ट है, वो लोहा वाला पार्ट है ना। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बोनेट के फॉर्म में होता है ना। और कौन करता है? वो प्लाज्मा करता है। और प्लाज्मा वाया कहाँ से? वाया ब्लड में, क्योंकि दोनों चीज़ होता है ना। एक प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल होता है ना। ब्लड सेल कितना? 45% और प्लाज्मा कितना? 55%, है ना। और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वो होता है पानी, लगभग 93%, है ना। तो इस हिसाब से काम करता है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है, तीसरा है, चौथा है, वो है कोशिकीय शोषण यानी सेलुलर रेस्पायरेशन। क्लियर है? सेलुलर रेस्पायरेशन, है ना। कोशिकीय शोषण का क्या मतलब है? कोशिका सांस कहाँ से लेती है? जो हमारा जो शरीर में जो सेल है वो कहाँ से लेती है और क्यों लेती है? कोशिकीय शोषण का मतलब ये होता है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं, खाते हैं, C6H12O6, और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, और ये क्या होता है? ये टूटता है CO2 और प्लस H2O और प्लस क्या है? ATP यानी ऊर्जा में। ये है, इसी से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी हम बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में, है ना। कोशिका द्रव्य में कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला सवाल तो यही है कि सेलुलर रेस्पायरेशन कहाँ होता है, कोशिकीय शोषण कहाँ होता है। तो आपको बताना है कोशिका द्रव्य में या है
माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है कि ये जो हमारा सेल है ना, ये क्या है, यह है न्यूक्लियस वाला पार्ट। ये सब बात हम कर चुके हैं। और ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये जो है इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, ये होता है मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी हम इसको बोलेंगे कि कोशिका, क्या, कोशिका झिल्ली, यही है ना, कोशिका झिल्ली है ना। और इसी में जो साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य है, इसी में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। ये चीज़ें है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जिस समय हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे या पढ़ रहे थे, है ना, उसी समय हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ होता है, तो क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा काम क्या था कि ग्लूकोज का क्या करना है, तोड़ना है, यानी ग्लूकोज का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है ना। उसी को हम बोले थे बाबीय शोषण करना है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। क्लियर है। तो ये है, तो ये कहाँ होगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों में होता है, पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। तो क्या होता है, तो आपको ये भी बताना है जो कोशिकीय शोषण होता है कि ये दोनों में होता है। ये पादप में भी होता है यानी प्लांट में भी होता है, और ये क्या होता है, एनिमल में भी होता है, यानी हम बोलेंगे कि ये जंतु में भी होता है। क्लियर। ये जो कोशिकीय शोषण है वो दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसी को हम बोलते हैं वायवीय शोषण, और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसी को हम बोलते हैं यह वायवीय शोषण। यानी कि जो रेस्पिरेशन यानी जो शोषण ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वायवीय शोषण या एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। और जिसमें क्या है, वैसा शोषण जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो इसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी यह वायवीय शोषण, है ना। तो जब ऑक्सीजन होगा तो क्या टूटेगा, टूट के हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिले रहता है तो ग्लूकोज कैसे टूटता है, फिर एनर्जी कैसे मिलेगा, है ना। हम इस पर बात करेंगे। और मेन जो उद्देश्य होता है शोषण का, मेन उद्देश्य हम पहले भी बताए हैं कि शोषण का मेन उद्देश्य क्या होता है, एनर्जी को प्राप्त करना। क्लियर। तो जो वायवीय शोषण है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6 है, और इसमें ऑक्सीजन होता है, और ये कहाँ होता है, ऑब्वियसली बात है कि साइटोप्लाज्म में होता है ना। या इसको बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो सेल वाला टॉपिक है हम इस पर बहुत डिटेल बात किए हैं, है ना, सेल पर, कोशिका में, है ना। और उसके बाद ये क्या है, टूट के क्या बनता है, CO2 और प्लस H2O और प्लस क्या है, एनर्जी, या एनर्जी को ही हम बोलते हैं ATP, है ना। और कितना मिलता है एनर्जी, 36 किलो कैलोरी। यानी वायवीय शोषण से कितना एनर्जी मिलता है, 36। क्लियर है। लेकिन जो अवायवीय शोषण है ना, तो इसमें क्या है कि C6H12O6, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये टूटता कैसे है, तो ये अपने आप टूटता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, और ये किस में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये सिर्फ होता है साइटोप्लाज्म में।
साइटोप्लाज्म में होता है ना। और जब ये खुद से टूटता है, यानी ग्लूकोज जब खुद से टूटता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2C2H5OH और प्लस क्या है, प्लस 2CO2 और प्लस क्या है ATP। और ये ATP कितना ATP, 2 ATP। अब आपके दिमाग में दो बातें समझना है। पहला सवाल कि ये जो रेस्पायरेशन है, कोशिकीय रेस्पायरेशन है, इसमें टोटल कितना ATP की प्राप्ति होती है, 36 और प्लस 2। 36 किस में है ना, ये है बाबीय शोषण में है ना। और ये कहाँ होती है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें क्या होता है, जब ये टूटता है तो ये कंप्लीट टूट जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंप्लीट कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन होता है, यानी पूर्ण अपघटन। और ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल कंबसन, पार्शियल कंबसन होता है, यानी इसको हम बोलते हैं आंशिक अपघटन। क्लियर है, ये बात आपको पता चल गई। अब अगर एग्जाम्पल में ये कहाँ होता है, ये किस में होता है, तो आपको पता है कि जो बाबीय शोषण है किस में होता है, हम लोग में क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा आदमी, है ना। तो जो एग्जाम्पल में इसमें आता है, तो इसमें तो एनिमल आएगा ही, क्योंकि हम लोग एनिमल में ही आते हैं, और प्लांट में भी आता है, पादप है ना, प्लांट। तो ये चीज़ इसमें आता है। क्लियर है। और जो बिना ऑक्सीजन के रह रहा है वो कौन सा है, तो जो हमारा जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा मकोड़े, वो जो छोटा छोटा जो जीव है ना, वो रहता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, उसको हम बोलते हैं, जिसमें हम बोलेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हम बोलेंगे फंगी, है ना। यानी जितना भी परजीवी है वो सब किस में आ जाएगा, वो इसी में आ जाता है। क्लियर है। इसी में हमें एक चीज़ और नोट करके लिखना है कि औद्योगिक स्तर पर जो यह बाबीय शोषण है उसका प्रयोग करता है, किसमें करता है, शराब बनाने में, यानी उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन करने में, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि गलाते हैं, है ना। जब कोई भी चीज़ अपने आप सड़ रहा है ना, या उसमें कीड़ा लग गया, तो कीड़ा क्या होता है, यही तो होता है, तो वो और तेज़ी से क्या करता है, सड़ाता है या गलाता है। या अगर आपको तेज़ी से सड़ाना है तो आप शुरुआत में ही क्या कीजिए, उसमें कीड़ा डाल दीजिए, है ना। ये चीज़ें होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जनरली शराब बनाने में। तो शराब कैसे बनता है, फर्मेंटेशन से, किण्वन से, या बोल सकते हैं यह बाबीय शोषण से। क्लियर। यानी जितना बढ़िया शराब है उतना क्या होगा, लेट से ही क्या होगा, सड़ेगा या गलेगा। क्लियर। तो ये है पूरा क्या है, ये है बाबीय शोषण या बाबीय शोषण, है ना। अब जो लास्ट में इसी में बच गया है वो है कि जो अदर जीव है वो सांस कहाँ कहाँ से लेता है। जैसे हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम लोग लेते हैं लंग्स से, है ना। उसी टाइप से मछली कहाँ से लेता है ना। तो ये सब बातें बचा हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे शोषण अंग, है ना। और सबसे पहले उसमें लिखेंगे हम फ्रॉग, मेढक। मेढक क्या होता है, मेढक एक उभयचर प्राणी है, उभयचर। और उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जब ये पानी में रहता है तो कहाँ से सांस लेता है, ये लेता है किससे, ये लेता है स्किन से, अपनी त्वचा से, है ना।
और जब स्थल में रहता है तो ये लेता है लंग्स से, है ना। क्लियर। दूसरा बात है केचुआ, जिसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म, यानी इसको बोलते हैं केचुआ। इसको क्या बोला जाता है? किसान का दोस्त बोला जाता है। और ये कहाँ से सांस लेता है? ये लेता है स्किन से। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे एनिमल या कोई भी रेप्टाइल्स हो, ये कहाँ से सांस लेता है? हम लोग कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं लंग्स से, फेफड़ा से, है ना। मछली कहाँ से लेती है? फिश। वो कहाँ से लेती है? गिल्स से, गलफरा से, गलफरा से सांस लेती है ना। अगर पूछेगा कि तिलचट्टा कहाँ से लेता है, कॉकरोचेज, तो ये लेता है जो विंड पाइप होती है ना, उसी से ले लेता है ना, ट्रैकिया वाला पार्ट से, विंड पाइप से। क्लियर है। ये है। और अगर पूछेगा कि प्लांट कहाँ से लेता है, तो प्लांट किससे लेता है? लीफ से, यानी पत्ती से। पत्ती में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं अस्टोमेटा, यानी रंध्र या वायु रंध्र, है ना। इसी से सांस लेता है ना। तो ये है अलग अलग जो जीव है उसका क्या है कि सांस लेने का कौन सा अंग काम करता है सांस लेने में, है ना। फ्रॉग किससे लेता है? दोनों है, उभयचर है। पानी में रहता है तो स्किन से, स्थल में रहता है लंग्स से। अर्थवॉर्म केचुआ किससे? स्किन से, है ना। एनिमल और रेप्टाइल्स किसमें? लंग्स से। मछली गिल से। और तिलचट्टा क्या है? जो ट्रैकिया वाला पार्ट है उसी से ले लेता है। और जो क्या है, और जो प्लांट है वो किससे ले लेता है? जो वायुरंध्र है, जो अस्टोमेटा वाला पार्ट है या अस्टोमेटा वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं वायुरंध्र, है ना, उससे सांस ले लेता है। तो ये पूरी तरह से जो है वो क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो समाप्त हो गया, है ना। आप इस पर ज़रूर क्वेश्चन बनाइए। और आपको कोई भी सजेशन हो, कुछ भी चीज़ हमें बोलना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हम इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। तो आज भर इतना ही है। कल जो हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या चीज़? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो थैंक यू।